अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। बताना आपको ये है कि गुज़श्ता 2 महीने में हुमा, गुज़श्ता 2 महीने में कल हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव केसेस पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया, विच इज़ 800 प्लस, और 26,000 गुज़श्ता 24 घंटों में टेस्ट किए गए हैं। इसलिए थोड़ा एहतियात करें, थोड़ा वार्न कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो जो सूरत हाल है, लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब इन यूरोप, वहाँ तो बहुत ही बुरी कंडीशंस आ रही हैं। प्रॉपर एक जिस चीज़ का डर था, और हमें भी एक्चुअली उस चीज़ का डर है, वो वहाँ हो गया। वो जो सेकेंड वेव, दूसरी लहर की बात हो रही थी कोरोना की, वो हो चुकी है। पूरे यूरोप की हम बात करें अब्दुल्ला, आपको पता है कि स्पेन में टोटल कर्फ्यू लगा दिया गया। इतना सा स्पेन, अब स्पेन का साइज आप जरा इमेजिन करें, 1 मिलियन पीपल हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। 1 मिलियन पीपल, उसमें उन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। बहुत से और मुल्क हैं जो कि यूरोप के हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है। बिल्कुल वही प्री जून जो हालात थे उस पर वापस आ चुके हैं। और ये लोगों की वजह से ही होता है, हमारी वजह से ही होता है। ये बेएहतियाती, ये ना मानना, एक चीज़ को समझ जाना कि जी अगर अब हो गया तो ख़त्म भी हो गया, कुछ ख़त्म नहीं हुआ अभी। और जब मैं यूरोप के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है, पाकिस्तान में भी जिस तरह केसेस ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि जब हम पहले भी देख रहे थे और सूरत हाल वहाँ ख़राब थी और हमारे यहाँ फिर उतनी ख़राब नहीं थी, ऑल्दो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ फिर भी सूरत हाल कंट्रोल में रही, लेकिन हमें डर था। तो हम यही सोचने पे मजबूर होते हैं कि इज़ इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमारे यहाँ भी वही सूरत हाल पैदा हो जाए जो 3-4 महीने पहले थी। सो हम आपको दोबारा से ये वार्न करेंगे, गुजारिश करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दीजिए। सिर्फ बाहर जाते हुए अगर मास्क पहन लें, अगर फासला आप नहीं मेंटेन कर पा रहे, वी नो दैट पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप दोनों ने, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड है या नहीं है, दोनों ने मास्क पहना होगा तो वो जो ट्रांसमिशन रिस्क है ना, वो सिर्फ 0.5% रह जाता है। तो बस अब आप देख लें, और इस पर अगर कुछ हुआ तो ये आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। नो हुकूमत नथिंग, ये आपको पता है कि क्या करना है। और अगर अब इस तरह लहर फैलती है, बढ़ती है जिस तरह हो रहा है, दिस इज रियली आवर फॉल्ट, वी कैन नॉट ब्लेम एनीबडी। विल टॉक मोर ऑन दैट लेटर इन द शो। बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं डाल रहे। एग्जैक्टली, वो इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर्स का एंड हमने इसी तरह देखा है इन द पास्ट एज वेल, जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दी जाए। सो आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क आउट। ही इज अ यंग चैप, आप उनको जरा मार्जिन दें, थोड़ा स्पेस दें। हर फॉर्मेट का कप्तान बनाना तो पता नहीं क्या फैसला होगा। इसके बारे में हम जरा डिटेल में बात करेंगे, और लेकिन सबसे पहले ये पीडीएम के जलसों की बात कर लें, क्योंकि अच्छा, जो रात का मंजर था ना, जब सारे शुरका ने, जलसे के शुरका ने वो जो मोबाइल की बत्तियां ऑन की हुई थी यहाँ पे स्क्रीन, तो आपको दिल चाह रहा था पीछे से कोई रॉक कॉन्सर्ट भी शुरू हो जाए अचानक से, क्योंकि ये एक्चुअली लुक वही होती है रॉक कॉन्सर्ट की। लेकिन रॉक कॉन्सर्ट पे आपने ये झंडे नहीं देखे होंगे, तो ये जरा डिफरेंट हो गया। एनीवे जी, आप विजुअल्स से देख ही रहे हैं। आपको साथ साथ बता दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। 3 बड़े जलसों के बाद अब अपोजिशन और हुकूमत दोनों के पास वक्त है। अब सियासी हालात को का तसल्ली से जायज़ा ले सकते हैं। दे हैव अ गैप ऑफ 2-3 वीक्स। और कल आपको बताएं कि कोयटा के अयूब स्टेडियम में पीडीएम का मैदान सजा, और शुरका तो थे ही, लेकिन मुकर्ररीन के हवाले से भी ये शो हाउसफुल था, जहां मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और दीगर मुकर्ररीन के साथ साथ बजरिया वीडियो लिंक नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। मुकर्ररीन का कहना था कि ये इत्तेहाद अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहेगा। बड़े मेहनत से, बड़े मुश्किल से इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद हमारा एपीसी में रखी गई। हम आगे 2 कदम भर सकते हैं, मगर पीछे हटने वाले में से नहीं है। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तलू होने को है। वोट इज्जत पाने को है, और वोट को पांव तले रोंदने का सिलसिला बंद होने को है। अदालत उज़्मा का फैसला वाज़े तौर पर ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मौक़िफ़ दुरुस्त है। ये हुक्मरान जाली हैं, जाली थे, और इन जाली हुक्मरानों के खिलाफ अब हमारी तहरीक और भी ज़्यादा ज़ोर से आगे बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज का कहना है कि पीडीएम मुल्क दुश्मनी के एजेंडे पर काम कर रही है, कभी कामयाब नहीं होगी। एक्सिस ऑफ ईवल है, जो तिकोन है,
उसका तीसरा हिस्सा हमें मिल नहीं रहा था, वो आज मिल गया। वो है इजराइल, इंडिया और पीडीएमए। बिल्कुल हम पाकिस्तान को आज़ाद करेंगे इन चोरों उचक्कों से, इन रहनुमाओं से जो कि सियासत के भेस में इस मुल्क के वसाइल को लूटते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए पूरे इदारों को दांव पे लगाते हैं। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 16 अक्टूबर से अब तक गुजरांवाला, फिर कराची और कोयटा में जलसे किए और अब प्रोग्राम के तहत मुल्तान, पेशावर और लाहौर के जलसों का स्पेल जो है वो 15 नवंबर से शुरू होगा। और इस वक्फे में हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मौका मिलेगा कि वो एक बार फिर अपनी हिकमत अमली तरतीब दें एंड देख लें एक्चुअली कि विच डायरेक्शन दे आर हेडिंग इनटू। इसी पे बात करते हैं कि आगे का क्या प्लान है, अब तक क्या अचीव किया है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कन्वीनर एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया एहसन साहब। एहसन साहब, पीडीएम जलसों का पहला स्पेल खत्म हुआ, बड़े कुछ जलसे किए आप लोगों ने। गुजरांवाला में तो शायद इतना क्राउड नहीं था जितना कराची और फिर कोयटा में भी बड़ा जलसा था। अपोजिशन के लोग इन जलसों की कामयाबी तो बता ही रहे हैं, आप लोग तो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत यही कहती नजर आ रही है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनआरओ नहीं मिलेगा और अपेरेंटली कुछ तब्दील भी नहीं हुआ। तो फिर भी क्या आप इन जलसों को कामयाब कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि इन जलसों की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत तो खुद वज़ीर आज़म सिलेक्टेड इमरान अहमद न्याज़ी साहब का वो खिताब है जो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में किया, और फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया। वो तो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और खुद से अब उन्होंने इंतखाबात की बात करनी शुरू कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जलसे हैं गुजरांवाला, कराची और कोयटा, इन्होंने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें, पाकिस्तान के अवाम हुकूमत की पॉलिसियों से ना सिर्फ नाला है बल्कि शदीद नाला है। अच्छा, ये भी बताइएगा एहसन इकबाल साहब कि अगर अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है तो फिर क्या जलसों के दरमियान 3 हफ्तों का वक्फा आपको नहीं लगता कि हुकूमत के लिए एक रिलीफ हो जाएगा? प्रेशर बनाकर कैसे रखेंगे फिर? पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स में, इजला में पार्टी के कन्वेंशंस हैं, जलसे हैं और इसी तरह दीगर पार्टीज की भी सरगर्मियाँ जारी हैं और हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं ताकि जो बड़े जलसे हैं, मिसाल के तौर पे पेशावर के जलसे से पहले उसके जो गिरदो नवा में ज़िला हैं उनमें बड़े बड़े मोबिलाइजेशन के प्रोग्राम होंगे। हम इस दौरान पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस में भी जाएंगे, पाकिस्तान के चैम्बर्स में भी जाएंगे, पाकिस्तान के मीडिया के जो लोग हैं उनके पास भी जाएंगे, हम मजदूर तंजीमों के पास भी जाएंगे। ये तहरीक सिर्फ अब सियासी तहरीक नहीं रही है, ये तबकाती तहरीक हो गई है, क्योंकि हर तबका हुकूमत की पॉलिसियों से शदीद परेशान है, नाला है। महंगाई ने सबको, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मुतवसत तबका है, सबकी चीखें निकाल दी हैं। अच्छा एहसन साहब, बीडीएम जलसों की अगर बात करें तो इनका दूसरा स्पेल शुरू होने से पहले खदशा है कि गिरफ्तारियां, मुकदमात पड़ेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने खुद कल ट्विटर पर भी ऐसे खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी उनको धमकियां मौसूल हो रही हैं क्योंकि अब करप्शन केसेस की भी आपको पता है ना, समात रोज़ाना की बुनियाद पर होनी है। तो इन हालात से निपटने के लिए क्या अपोजिशन पार्टियां कोई मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगी या फिर केस टू केस ही इनफरादी मुकाबला होगा अब सारे लीगल मामलात का? अब ये तहरीक लीडरों की तहरीक नहीं है, ये अवाम की तहरीक है। ये हर उस बंदे की तहरीक है जिसकी सरकत से बिजली और गैस का बिल अदा करना बाहर हो चुका है। ये हर उस शख्स की तहरीक है कि जो आटा चीनी खरीदने से, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लाने से कासिर हो चुका है। ये हर उस शख्स की तहरीक है जो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अब महंगी अद्वियात खरीदने से कासिर हो चुका है। लिहाजा गिरफ्तारियों से इसे नहीं रोका जा सकता, ये आगे बढ़ेगी। जहाँ तक मुकदमात का सवाल है, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि रोज़ाना की समाअत हो, अच्छी बात है, तेज़ी से फैसले होंगे, क्योंकि ये झूठे केसेस हैं और हुकूमत जो इनकी तलवार लटका के रखती है वो उतनी जल्दी ख़त्म होगी। लेकिन मैं ये भी साथ कहूँगा और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूँगा कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसके लिए भी ऐसी ही हदायत जारी की जाए कि उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, हमसे बात कर रहे थे। कभी पर जब हम सियासतदानों से बात कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे पीडीएम के, तो हमें लगता है कि वो मोटिव्स जो है ना, कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी आवाम तो महंगाई की खातिर आ रही है और ये सारी चीज़ें जब ख़त्म होगी, हर किसी का मोटिव अपना है।
देयर इज़ नो वन सिंगल पेग इट सीम्स कि जिसके लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, बिकॉज आवाम तो लिटरली अपने लिए इकट्ठी हुई है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल ने हमारे साथ हैं। शहजाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इब्तिदा में किसी हद तक गैर मुनज़्ज़म नज़र आने वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 3 जलसे कर ही डाले हैं एंड नॉट बैड एट ऑल। तो इन जलसों से जाहिर है कि अमली तौर पर तो हुकूमत कमज़ोर नहीं हुई, लेकिन क्या हुकूमत में कहीं ये परेशानी होगी कि ये तहरीक जो है वो मोमेंटम पकड़ रही है और इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, 3 जलसे हो चुके हैं। जो पहला फेज था जलसों का वो ख़त्म हुआ है और डिसेंट जलसे थे। गुजरावाला का जलसा बड़ा था, कराची का कामयाब जलसा था, क्वेटा में भी हमने देखा बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अब इससे यकीनन हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है जब अपोजिशन यूनाइट होती है, हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलती है। अब जितना भी ये कह ले हुकूमत के हमें परेशानी नहीं है, परेशानी तो आया है जिस किस्म के बयानात उनके वज़रा रोज़ाना की बुनियाद पर दे रहे हैं। कराची में जो IG वाला मामला हुआ, फिर वज़ीर आज़म की खुद जो तकरीर थी बड़े गुस्से में थी कि आइंदा इनको ना VIP जेल मिलेगी, ना इनको जो है असम्बलियों में आने की इजाज़त होगी जो लोग जेल में हैं। और फिर उन्होंने बड़ा गुस्से का इज़हार किया चेहरे पे हाथ लगाते हुए कि आइंदा ये पाकिस्तान आए तो मैं इनको देखता हूँ। मेरे ख्याल से जब इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज और इस किस्म के बयानात होते हैं तो उससे वाज़ेह हो जाता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत प्रेशर महसूस कर रही है। सो वो फ्रस्ट्रेशन में भी आपकी जाहिर कर रहे होते हैं जब आप इशारे कर करके लोग तकरीरें कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज बड़ी टेलिंग होती है और इस बार तो बहुत इट इज़ इंडीड। अच्छा शहजाद, ऑपोजिशन काफ़ी पुरएतमाद है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है। आपने खुद भी कहा कि कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए जिससे ये इंप्रेशन गया कि प्रॉबेबली दबाव बढ़ रहा है। तो अब PDM के जलसों का अगला स्पेल 3 हफ्ते बाद आना है, ये थोड़ा लंबा गैप हो गया है। तो क्या हुकूमत पर इस तरह का दबाव बरकरार रखा जा सकता है? इस गैप के दौरान भी आपको लगता है कि ये तसलसल जारी रहना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा 2-3 हफ्ते का इसमें अगर ब्रेक आ भी जाए। देखना ये कि ऑपोजिशन यहाँ से इस मोमेंटम को कैसे जारी रखती है और असल मसला जल्द से जलूसों से या तकारीर से नहीं होगा। उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली है ऑपोजिशन की, मेरे ख्याल से दारोमदार उस बात पर होगा और उस पर देखना है कि अगले फेज़ में ऑपोजिशन इस तहरीक को कैसे लेके जाती है। और उसमें सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन का ये इत्तेहाद बरकरार रह भी पाता है या नहीं रह पाता, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिकमत अमली है। जो लबो लहजा नवाज शरीफ का है या उसके बाद मरीम नवाज़ का है, वो लहजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नहीं है, वो लहजा मौलाना फजल रहमान का नहीं है। तो कोई ना कोई तो वजह हो सकती है, शायद उनका टारगेट एक ही हो लेकिन उनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ है। तो देखना ये है कि क्या इस मुख्तलिफ हिकमत अमली के बाद वो उनका इत्तेहाद जो है वो बरकरार रहता है या नहीं। अच्छा शहजाद, फाइनली ये भी बताएं कि हुकूमती वुज़रा को एक ये उम्मीद भी थी, एक अनसेट किस्म की, कि PDM के अंदर दरार पड़ेगी और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी कुछ फासले पर होती जाएगी। तो हुकूमत की ये उम्मीद आपके ख्याल में पूरी होती नज़र आई है? देखिए, कल के जलसे में बिलावल ज़रदारी ने तो 2 टोक कह दिया है कि जो ख्वाब देख रहे हैं कि PDM में डिवाइड आ जाएगा, पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी, उन्होंने पैगाम दिया है कि ऐसा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी 2 कदम आगे बढ़ सकती है लेकिन पीछे नहीं हट सकती। ये बात मैं भी मानता हूँ कि जलसे जलूसों तक तो यही माहौल रहेगा। असल टेस्ट तो उस वक्त आएगा ना जब इस्तीफे देने की बात आएगी। तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली तोड़ने के लिए तैयार होगी, सिंध में हुकूमत वो देने के लिए तैयार होंगे? थैंक यू आपका, या नहीं? हमारे साथ मौजूद है शहजाद इकबाल के। बिलावल ने कल की तकरीर में कहा कि पीपल्स पार्टी प्रॉब्ली 2 कदम आगे तो बढ़ सकती है, पीछे नहीं हट सकती। ओनली टाइम विल टेल, क्योंकि शेख रशीद साहब की प्रेडिक्शंस भी है ना, आपको पता है इस सिलसिले में। खैर, अभी हम जरा एक और टॉपिक पे बात करते हैं और ये वो मौजू है जो हमारे दिल से, हमारे अकीदों से बहुत करीब है। रबीउल अव्वल के महीने में फ्रांस में जो कुछ हुआ, पूरा आलम इस्लाम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है। हम भी सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि गुस्ताखाना खाकों की हौसला अफजाई से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रून इंतहा पसंदी रोकें, इस्लाम को समझे बगैर निशाना बनाने से दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। और आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को लिखकर फेसबुक पर इस्लामोफोबिया के मवाद की निशानदेही की। उन्होंने हॉलोकॉस्ट पर तनकीद की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर भी पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है। सदर मुमलिकत और दीगर अहम शख्सियात ने भी इस पे गम गुस्से का इजहार राय किया है। इसी पे बात करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब शुक्रिया। शाह साहब, ये तो वो मौजू है जो हर मुसलमान के दिल से करीब है और ज़ाहिर है कि हर शख्स इस वक्त इस बात को लेके गम और गुस्से का शिकार है। दफ्तर खारिजा की सतह पे हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या इक़दाम उठाए हैं, क्या मैसेज गया है आपकी तरफ से फ्रांस को और दीगर ममालिक को? जी,
पहले तो जो आपने जिन जज्बात का इजहार किया है मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पूरी कौम और पूरी उम्मा इस पर मुत्तफिक है। आज जो फ्रांस के सफीर हैं इस्लामाबाद में, उनको तलब किया गया है दफ्तर खारजा, और पाकिस्तान के अवाम के हुकूमत के जज्बात उनके सामने रखे जाएंगे और उनको डीमार्च किया जाएगा। देखिए, ये ट्रेंड है और इस ट्रेंड की निशानदेही हम पहले कर चुके हैं। कुछ अरसा पहले, कुछ हफ्ते पहले आपने देखा कि इसने चार्ली हेब्डो ने कुछ गुस्ताखाना खाकों का एक प्रोग्राम मुरतब करने की कोशिश की, तो इस पर पाकिस्तान ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मैंने इस पर एक मजम्मती बयान जारी किया। हम ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड, एक राइजिंग ट्रेंड है, इस्लामोफोबिया एक राइजिंग ट्रेंड है और वजीर आजम ने इसकी निशानदेही की है। जो अभी अक़वाम मुत्तहिदा में जो उनकी तकरीर थी, जो 75वें इजलास में, उन्होंने इसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की, रिकॉर्ड की बात है, और कहा कि अगर हम इस नफरत अंगेज मवाद और इस ट्रेंड को काबू नहीं पाएंगे, इस पर काबू नहीं पाएंगे तो मामला बिगड़ेंगे। और फिर ने तारीखी हवाला दिया कि तारीख में इस पर जब होलोकॉस्ट की सूरत हाल सामने आई तो लोगों ने, माशरों ने, मुहज़्ज़ब माशरों ने उस पर एक रद्द-ए-अमल दिया और उन पर कदगन लगाई। इसी बुनियाद पर उन्होंने, अभी आपने निशानदेही की, फेसबुक के CEO से उन्होंने खत लिखा है, मार्क ज़करबर्ग को उन्हें खत लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर हॉलोकॉस्ट पर कदगन लग सकती है, पाबंदी लग सकती है उसकी अशात पर, तो यहाँ करोड़ों मुसलमानों के जज्बात हैं जो मुजरू हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी किया, हम देख रहे हैं एक ट्रेंड के तौर पे, मैं आपकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूँ, कहीं इत्तला मिलती है कि मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में कुरान को जलाया जा रहा है, कहीं हमें इत्तला मिलती है कि गुस्ताखाना खाकों की एक एग्जिबिशन मुनक्किद करने के किसी एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी के पार्लियामेंटेरियन ने फैसला कर लिया है। हमें हुकूमतों से रिजू करना पड़ता है इनफरादी तौर पर। हम समझते हैं कि वक्त आ गया है और इस पर एक कलेक्टिव फैसला होना चाहिए और दुनिया के जो मुहज़्ज़ब ममालिक हैं उन्हें इसकी इब्तिदा करनी चाहिए, आगाज करना चाहिए। यूरोप में इंसानी हकूक और जज्बात की बड़ी कदर की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें पहल करनी चाहिए और मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। अच्छा शाह साहब, आपने जी कोई मेजर्स लेने की बात की है और आपने कहा कि पहल करनी चाहिए। ऑब्वियसली हम बहुत से दुनिया में ममालिक देख रहे हैं, हॉलैंड है, फ्रांस है, जहाँ मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जा रहा है, गुस्ताखियाँ की जा रही है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल हो सकता है इसमें? उसकी जानिब से, UN की जानिब से ऐसा कोई इक़दाम क्यों नहीं उठाया जाता कि ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाए? खासतौर पे मुस्लिम उम्मा जो है वो क्यों अपनी बात नहीं मनवा पा रही? ये आपने बड़ी सही निशानदेही की है और मैं आपकी खिदमत दर्ज करूं, पाकिस्तान ने ये फैसला किया है और वजीर आजम की हिदायत पर मैंने फैसला किया है कि अभी नाइजर में OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास होना है अगले माह। मैं इंशाअल्लाह एक वहां करारदाद टेबल करने का इरादा रखता हूं और उस करारदाद में मेरा एक 2-3 मेरे मकासद है। एक, इस मकसद पर पूरी उम्मा को यकजा करना और उन्हें एहसास दिलाना कि हम इस पे मजीद खामोश नहीं रह सकते। नंबर 2, इस किस्म की अशात पर कदगन लगवाना कानूनी तौर पर। और नंबर 3, एक रेजोल्यूशन टेबल करना जिसमें ये मुतालबा करना कि 15 मार्च को एक इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी डे हर साल मुनक़िद होना चाहिए जिसमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ माशरों के लोग यकजा हों। ये मैं चाहता हूँ कि जब OIC के फॉरेन मिनिस्टर से ये आवाज़ उठेगी तो फिर हम जो न्यूयॉर्क में हमारे जो परमानेंट मिशंस हैं, हमारे जो वहाँ मंदूब हैं, हम उनके जरिए एक जॉइंट रेजोल्यूशन मूव करने का पाकिस्तान इरादा रखता है ताकि इससे अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से भी इसको तायद मिले। तो जो आपने जिस तरफ निशानदेही की है इस पर पाकिस्तान ने एक फैसला किया है आगे बढ़ने का, क्योंकि हम समझते हैं कि एक ट्रेंड है जो
थम रहा नहीं है और इसके न थमने से हमें बहुत भयानक आने वाले दिनों में हमें ऐसे वाकयात उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे मासूम लोग मुतासिर हो सकते हैं, जिससे आलमी अमन जो है वो भी दांव पर लग सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से फ़ॉरेन ऑफिस की सतह पर आज फ्रांस के सफ़ीर को भी तलब करके एहतजाज किया जाएगा और दीगर इक़दाम भी उठाए और एक शॉर्ट टर्म प्लान भी उन्होंने बना दिया कि इसके बारे में इसको कर्व करने के लिए क्या किया जाएगा। हमारे कुछ स्टार्स होते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं, जो हम अगर 30 साल पहले उन्हें देख लें वो तब भी खूबसूरत हसीन लग रहे होते हैं, अगर 30 साल बाद उन्हें देखें तब भी अच्छे लग रहे होते हैं। एक हमारी स्टार है और अब तो खैर इतने वैसे ड्रामा वगैरह में नहीं वो आती हैं, लेकिन वो तो उन्होंने ना वो एक लेजेंडरी स्टेटस जो है वो कायम कर लिया अपने लिए, क्योंकि वो शी जस्ट इज़ एजलेस, शी इज़ ब्यूटीफुल। और जब भी उनकी कोई तस्वीरें वायरल होती हैं पीपल आर वेरी क्यूरियस, दे वांट टू नो मोर अबाउट हर। तो लिहाजा हमने सोचा हम आपको यहाँ इनकी तस्वीरें दिखा देते हैं। समझ तो आप गए होंगे, हम बात कर रहे हैं महानूर बलोच की। और महानूर बलोच एवरग्रीन ब्यूटीफुल हमारी अदाकारा, जो कि नाउ यू सी लेस ऑफ हर एक्चुअली ऑन टीवी, लेकिन अभी भी इनको लोग भूले नहीं हैं। बिकॉज अगर आप कहते हैं ना एनीबडी हु कैन डिफाई एज, तो वो महानूर है। हाँ, indeed. So I know a lot of a few other people as well who can defy age, but yes, Mahnoor is evergreen. हाँ, लेकिन ये पब्लिक फिगर है ना, ये पब्लिक फिगर है, वो एक इंस्पिरेशन बन जाती है लोगों के लिए। तो जी महानूर बलोच की ये नई कुछ तस्वीरें हैं। इनके फैंस तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं इनकी फ़िटनेस से, और राज भी ऑब्वियसली जानना चाहते हैं। राज हम आपको इधर ही बता देते हैं, जस्ट लव योरसेल्फ, ईट हेल्थी, एक्सरसाइज एंड दैट्स इट रियली। और खुश रहने की कोशिश करें, कोशिश करें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आपको 5 साल के वक्फे में वो टाइम फैक्टर, और आप अगर नॉर्मल कोई टेंशन ना हो तो आपको आपके चेहरे पे इतनी एज नहीं आती जितना कि आप 6 महीने में स्ट्रेस अगर आप लें, मुसलसल 6 महीने स्ट्रेस लें, तो आपका जो चेहरा है वो 5 साल आगे चला जाता है। सो लिहाजा अडॉप्ट गुड हैबिट्स। तस्वीरें हमने आपको दिखा दी आप ही की इंसिस्टेंस पे, और लिटरली एनीबडी कैन बी लाइक दैट। आजकल 40, 50, 60 ये इतनी एजेस नहीं है अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। ट्रू। अच्छा जी, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट का मामला बड़ा ही संगीन अपेरेंटली लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं। क्या वो जेन्युइनली उनका मसला इतना सीरियस है, या फिर बस वो ज़्यादा बच्चे भी तो हौलना शुरू हो जाते हैं ना एट टाइम्स? लेकिन दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो जी ये एंट्री टेस्ट का जो सिलेबस है, जो निसाब है, वो तब्दील करने के खिलाफ स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने खुद अपने बयान में कहा था कि MD CAT, MD कैट कहते हैं इसको, इसके जो इम्तहान है उनमें कोई भी ऐसा मवाद शामिल नहीं होगा जो निसाब से बाहर हो। स्टूडेंट्स के मुताबिक PMC ने वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए अब इजाफी मवाद शामिल कर दिया है, और कई स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर कहा कि 15 नवंबर को एंट्री टेस्ट हो रहे हैं, 20 दिन पहले नया निसाब शामिल करना स्टूडेंट से ज्यादती है। अच्छा, अब ये क्या सिलेबस है और क्या सिलेबस में नहीं है, यही हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमें बहुत मैसेजेस, बहुत ट्वीट्स आए, हम भी थोड़े कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली मामला है क्या। तो बताइएगा कि 20 नवंबर को टेस्ट स्केड्यूल्ड है अक्रॉस द कंट्री प्रॉबली। अब सिलेबस में क्या ऐसी अचानक तब्दीली की गई है जिस पे तलबा और स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा। आप देखिए, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक बिल पास किया गया है ज्वाइंट सेशन में, और 8 मिनट के अंदर जो है 8 बिल पास कर दिए हुकूमत ने। और जो हमारा बिल था, एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जिसको PMC के नाम से अभी लोग जान रहे हैं, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बिल है। और पिछला जो हमारा जो कानून था पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये पिछले 2 साल से हुकूमत ने जो है वो PMDC को ठीक करने के लिए कानून लाया, फिर उसको ख़त्म हुआ, फिर PMC आई, फिर उसे ख़त्म किया गया, फिर PMDC आ गई, फिर उसे ख़त्म किया गया, फिर PMC। तो ये सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चल रहा है इस मुल्क के अंदर। डॉक्टर साहब, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग इट राइट डाउन टू ब्रास टैक्स। स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है, स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। इसका सिंपल जवाब ये है कि देखिए, ये कमीशन है, और कमीशन जो है वो रेगुलेट नहीं करता है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कॉलेजेस को रेगुलेट करती थी, मेडिकल ट्रेनिंग को रेगुलेट करे। अब स्टूडेंट्स के साथ क्या हो गया है
कि जी पूरे मुल्क में एक एग्जाम होता था और उसको जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराती थी, लेकिन अब उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन पीएमसी को लागू करके, कानून लागू करके इन्होंने एक पूरे पाकिस्तान में एक एग्जाम दे दिया है, और वो भी इन्होंने लोगों को 15 दिन 10 दिन का टाइम दिया है, और जो सारी चीजें जो सिलेबस थी जो पुरानी उसको चेंज करके दूसरा कर दिया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया। दूसरी बात ये कि ये पीएमसी के अंदर एक सबसे बड़ा इशू ये किया गया है कि लोगों को एक तो एंट्री टेस्ट देना है, उसके बाद फिर लोग एडमिशन हो जाएगा, और उसके बाद 5 साल तक वो पढ़ते रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, और जब पास कर लेंगे तो उनको एक प्रोविजनल पीएमसी सर्टिफिकेट देगा, रजिस्टर्ड करेगा, और हाउस जॉब करने के बाद उनको दोबारा एक एग्जिट टेस्ट देना होगा जिसका नाम NLE रखा है इसने, नेशनल लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट वो रजिस्टर्ड करेंगे। तो अब जो एग्जामिनेशन है NLE, लेकिन उसको पास करने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या आगे की तालीम हासिल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि लड़के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देते रहेंगे और ज़रा हमारा राब्ता डिस्टॉर्ट हो गया, बट आई रियली वांटेड टू मेक सेंस कि क्या सिलसिला है। तो अपेरेंटली स्टूडेंट्स परेशान हैं और उनका परेशान होना बनता है। आई विश कि हम इसे किसी कंक्लूजन पे पहुंचाएं और इस पे किसी से वफाक के किसी नुमाइंदे को हम लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। वफाक का किसी नुमाइंदा आना चाहिए। टू गेट इन टच विद यू अगेन, और इस टॉपिक पे हम जरा बात करते रहेंगे, बिकॉज अभी हम भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने यही बताया कि प्रोविंशियल एग्जाम्स होते थे प्रोविंशियल लेवल पे, अब पूरे मुल्क में एक एग्जाम हुआ करेगा, और जब आप अपनी मेडिकल वो कंप्लीट कर भी देंगे तो फिर एक एग्जिट एग्जाम भी होगा जिस तरह एंट्री एग्जाम होता है। मेरा ख्याल है कि एग्जिट या लाइसेंसिंग एग्ज़ाम तो बुरी बात नहीं है शायद, लेकिन आई वंडर कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को। लेकिन अभी 20 दिन पहले बिल्कुल नया निसाब चेंज कर देना और सारा कुछ। अच्छा, इन द मीन टाइम पहले बेसिकली सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या अपने सूबे की तमाम गवर्नमेंट्स अलग एंट्री टेस्ट लेती थी अपने सूबों के मेडिकल कॉलेजेस के लिए, अब एक ही टेस्ट होगा। ओके, जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। बिल्कुल जी, आलिया रशीद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे पता कर लेते हैं कि उनका क्या ख्याल है। आलिया, रिपोर्ट्स ये हैं कि अजहर अली से टेस्ट कप्तानी ली जा रही है। बोर्ड का ऐलान तो ये था कि वो 2021 तक के लिए कप्तान मुकर्रर हैं, फिर हुआ क्या? अब इस वक्त ज़रूरत क्या आई कि ये तब्दीली होना ज़रूरी हो गया है? ऑब्वियसली जो इंग्लैंड में ख़ास तौर पे जो सीरीज़ हुई है और उसमें जो अजहर अली की अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस थी एज ए कैप्टन, उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात आ गए, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि पहला मैच वोक्स और बटलर ले गए थे हमसे आखिरी सेशंस में छीन के। वो बड़ी अजीब बात थी कि आप 45 ओवर में 117 पे 5 प्लेयर्स आउट कर देते हैं और अगले 35 ओवर में आपसे मैच छीन के ले जाते हैं 2 प्लेयर्स, और आप देखते रहते हैं, आप फील्ड फैला देते हैं, आप ये नहीं करते कि प्रेशर डालें, ये नहीं करते कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ सोचें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो जाहिर है कि जिस पे सारी कौम फिक्रमंद थी, और क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर अब मेरा ख्याल है मुख्तलिफ क्वार्टर से उनको प्रेशर भी आया इस चीज़ पे कि आपको कप्तान कोई दिलेर रखना चाहिए। मगर पॉइंट ये है कि क्या अगर आप किसी भी नए कैप्टन को बनाते हैं और वो न्यूजीलैंड में से सीरीज़ हार जाता है, क्योंकि हमारे बहुत कम चांसेस होते हैं बाहर जाके जीतने के, तो क्या हम ये फिर उस कप्तान को भी हटा देंगे? तो हमें बहुत सारे फैसले सोच समझ के करने चाहिए। अच्छा आली जी बताइएगा कि अब जहाँ ये खबरें हैं कि अजहर अली से कप्तानी ली जा रही है, तो वहाँ मुतबादिल कप्तानों के नाम भी सामने आ रहे हैं। आज नहीं तो कल ज़ाहिर टेस्ट टीम को नया कप्तान तो चाहिए होगा। अब रिजवान, फिर बाबर और फिर असद शफीक, आपकी नज़र में कौन इन हालात में बेहतरीन चॉइस हो सकता है एक्चुअली? तो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं। बाबर में ये खूबी है कि वो टोज़ पे रखेंगे, और ये खूबी रिजवान ने बहुत ज़्यादा दिखाई है। अभी मैं समझती हूँ कि वो बड़े मैच्योर हैं, और डोमेस्टिक में अभी जिस तरह नेशनल T20 में भी उन्होंने कप्तानी की है, उससे पहले भी उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। मगर ये देखना होगा कि पाकिस्तान टीम के लिए क्या चीज़ बेहतर है जो लॉन्ग टर्म पे लेके जाएगी। बेहतर है अगर आपको ये लगता है कि कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हो सकती हैं या कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं 2 कप्तानों को रखने से, तो गालिबन क्रिकेट बोर्ड जो है और ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब जो मेरी इत्तलात हैं, वो बाबर जो है उन्हीं को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, देखना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में।
तो लेट्स सी, अल्लाह ताला जो भी करे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा करे। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। टाइम विटल क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसे आप सब लोग जस्ट जॉइनिंग अस। अच्छा जी, थोड़ी सी ऑब्वियसली कंफ्यूजन है तो हमने कहा थोड़ी सी क्लैरिटी भी आपको दे दें। ये जो एंट्री एग्जाम्स की बात हो रही है तो उसमें ये बात हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है उनका ये कहना है कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है फॉर स्टूडेंट्स और ये उनकी नॉलेज जो इंटरमीडिएट यानी एफएससी या ए लेवल्स जिन जो होती है जो कि बेसिक नॉलेज उसमें पढ़ाई जाती है, इट इज़ नॉट आउट ऑफ दैट। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ दैट आया तो वो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, वो आपकी ग्रेडिंग में शामिल नहीं होगा। कैसे करेंगे? क्योंकि एक ऑब्जेक्शन फॉर्म दिया जाएगा। अच्छा, एक ऑब्जेक्शन फॉर्म होगा, उसमें आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि जी ये सवाल हमारे निसाब में हमारे सिलेबस में नहीं था, हमने एफएससी ए लेवल्स वगैरह में ये नहीं पढ़ा, दिस डज नॉट इधर आना नहीं चाहिए, तो उसको वो फेवरेबली देखा जाएगा। एटलीस्ट कहा जा रहा है इस सारी सूरत हाल में मसला क्या है कि अगर इसी चीज का फैसला करना था और इम्प्लीमेंट करना था तो जरा 1 साल का इंतजार कर लेते ताकि आने वाला जो बैच है उसे 1 साल पहले पता होता कि हाँ जी अब यकसा इम्तिहान होना है एंट्री टेस्ट का, और ये 15 दिन पहले या 20 दिन पहले इस किस्म की चेंज करना जो होता है ना, ये इंतहाई अहमकाना हरकत होती है। और इसमें चेंज भी कुछ नहीं है। एक बात ये लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई सिलेबस वगैरह नहीं है, ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, लेकिन चूंकि ये 20 दिन पहले अपना हो गया है तो बच्चे तो जरा खौफजदा होंगे। पहले ही ये बहुत बड़ी चीज होती है, पढ़ पढ़ के पागल हुए होते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये बड़ी खौफजदा, ये टेस्ट बहुत बड़ा होता है, बड़ा मुश्किल होता है और इससे खौफ ज्यादा आ रहा होता है। तो अब अगर ये बता दिया जाए कि जी अब इन बेसिस पे होगा तो आप सोच ही लेना कि खौफ का लेवल क्या होगा। ये कंफ्यूजन जो है ना अचानक से नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी, थोड़ा टाइम दे देते, अगर फैसला हो भी गया था तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा रोक दिया जाता। तो ये जरा सोच समझ के करना होता है क्योंकि जो जिन बच्चों ने वाकई बचपन से सोचा होता है ना डॉक्टर बनना है उन्होंने, वो सारी उम्र इस गोल को लेके आगे बढ़े होते हैं, तो उनके लिए काफी टेंशन की बात वी आर वेरी कंसर्न्ड फॉर यू क्योंकि आप लोगों की तरफ से हमें इतने मैसेजेस आए, इतने ट्वीट्स आए, सो वी वांट टू टॉक अबाउट इट एंड नाउ वी आर गेटिंग इन टच विद ए रेलेवेंट अथॉरिटी, रेलेवेंट जिसका लेना देना हो इस चीज से, वो हमें क्लियर कट बता सकें कि इससे खौफजदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वी आर गोइंग टू गेट द राइट पर्सन फॉर यू। अच्छा जी, कल थोड़ी कंफ्यूजन का दिन था, मैं बताता हूँ। पंजाब हुकूमत जहाँ इफ्तिताह के बारे में बता रही थी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब वो कुछ चीनी भाइयों के साथ मिलकर बटन दबा रहे थे, ऑरेंज लाइन ट्रेन चला रहे थे। हाँ, ऑरेंज लाइन ट्रेन चला रहे थे, लाहौर के शहरी बड़े खुश थे। वहीं पे एक तरफ ऐसा लग रहा था सफ़े मातम बिछी हुई है और लिटरली दिन में कुछ और हुआ, शाम को कुछ और, वो वाला सिचुएशन। तो वफाकी हुकूमत की सतह पे तो लिटरली इजहार ताज़ियत किया जा रहा था कि पंजाब हुकूमत को ये भी एक शख्स ने कह दिया, एक बासर शख्स ने, कि इसको तो यौम सोग के तौर पे मनाना चाहिए। सैड कोई भी प्रोग्रेसिव चीज़ हो, किसी ने भी की हो तो उसको उसकी खुशी मनानी चाहिए, और दोपहर को खुशी मनाई गई थी, फिर पता नहीं शाम को क्या हो गया। एनीवे जी, लाहौर में बसों मेट्रो के बाद अब ट्रेन भी चल पड़ी है और पेशावर में BRT रवादवा है। आप लोगों को पता है इस्लामाबाद और मुल्तान में मेट्रो मौजूद है, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में ट्रांसपोर्ट के नाम पर क्या चल रहा है बस ना ही पूछें तो बेहतर है। हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश भी करेंगे। ये जो दिखा रहे हैं ये बिल्कुल कराची नहीं है, लाहौर हो जाएंगे अगर आप कराची आके प्लीज, अभी आप सुबह का वक्त है, आप ना ही देखें इधर क्या हो रहा है तो बेहतर है। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस पाकिस्तान की इस नौयत की पहली सर्विस है। मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू होने वाली ये मनसूबा कभी सियासी मुखालफत, कभी अदालती अहकामात और कभी तामीराती काम के मसाइल की वजह से ताख़ीर का शिकार होता रहा, लेकिन कल बिलाखिर इसका इफ्तिताह कर ही दिया गया। पैक के तहत लाहौर में आज ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन भी चलने को तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साबका दौर के मंसूबों को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाकर एक नई सियासी रवायत कायम की है और माजी के रवायात के बरक्स इसे किसी सियासी तअस्सुब का शिकार नहीं होने दिया। ये पता है बड़ी अच्छी बात लगी थी कि एक नई सियासी रवायत कायम की है, लेकिन इसी रवायत पे माशाल्लाह आप ही के साथियों ने ऐसे पानी फेरा और जो ताज़ियती पैगामात आए फिर पंजाब हुकूमत के लिए तो वो ज़रा ऑकवर्ड हो गया। अच्छा जी, उधर तकनीकी मसाइल दूर करने के बाद पेशावर की पता है क्या सब्सिडी देने की बातें कर रहे हैं और उसी पे बात किए जा रहे हैं, सब्सिडी से चलेगी, सब्सिडी से चलेगी, सब्सिडी से चलेगी। भाई ठीक है चल रही है, उसको सस्टेनेबल करने के लिए कोई प्लान लाए ना, कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन लेके आए। कोई आप बताएं कि जो यहाँ पे इश्तहारात होंगे या फिर यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट
अम्यूजमेंट साइट्स होंगी, इससे हम इतने पैसे कमा लेंगे, यहाँ कमर्शियल प्लाजो में इतने पैसे कमा लेंगे। कम अप विद एन इनोवेटिव सॉल्यूशन रादर देन जस्ट क्रिटिक के सब्सिडीज चलेगी। पेशावर की BRT सर्विस बहाल की गई बाय द वे चंद दिन पहले ही। बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकल सर्विसेज बिल्कुल टेक्निकल उसमें कुछ इश्यूज हो गए थे, उसके बाद उसको बहाल कर दिया गया और शहरियों को एक बार फिर ये सहूलत मैसर आ चुकी है। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मंसूबा था। मुल्तान और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कई सालों से मेट्रो जमा दवा है और अब आते हैं पाकिस्तान के माशी हब सबसे बड़े शहर कराची की जानिब, जहां मेट्रो और ट्रेनें तो दूर की बात, निजी कंपनियों की बस सर्विस भी नहीं चल पाई। ग्रीन लाइन जो है वो बस सर्विस का मंसूबा अब तक तकमील की राह देख रहा है और अच्छा खासा काम हो गया इस पे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या रुकावटें हैं। यही तो सारा सवाल है जी। सिंध हुकूमत के वादे सुनते महीनों सालों में और साल दिहाइयों में बदल गए हैं, लेकिन कोई वादा वफा ना हुआ। लेकिन एक दफ़ा दोबारा सुन लें। येलो लाइन जो है उसका भी फाइनेंशियल क्लोज तकरीबन हो गया है और वो कुरंगी से सदर तक जो आएगी वो भी कंप्लीट है। ऑरेंज लाइन पे काम चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट अपनी ADB से कर रही है और इस तरीके से ब्लू और रेड लाइन पे भी डेवलपमेंट फेज में है। 1000 ब्रांड न्यू बसेस एयर कंडीशन डाउन फ्लोर जो होती हैं बसेस नहीं आएंगी जो यहाँ पे इन रूट्स पे चलेंगी और उसकी स्टार्ट होगा पहले 200 बसेस की फ्लीट से। सिटी बस सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये जुलाई तक ऑन रोड आ जाएंगे ये बसेस जो हैं। तो 600 ये 37 या 35 जो बसेस हैं ये इंट्रासिटी है, ये सिर्फ कराची के लिए और ये पहला फेज है। मेरे ख्याल में महीने डेढ़ में रोड पे आनी चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। जनवरी के एंड तक आपको ऑन रोड बसेस मिलेंगी इंशाल्लाह। मुझे आप हंस रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है। ये बहुत कैसे ये आप ये कर कैसे सकते हैं? करते हैं स्ट्रेट। और ये आप लोगों को पता है एज होस्ट ऑफ दिस शो, जब हमारे ही शो पे आके कुछ इस तरह बातें की जाती हैं ना कि जी बस आई कि आई बसें, तो आप सोच ही लें कि हमारे तासुरात क्या होते हैं। हम सालों से ये शो भी कर रहे हैं, दिहाइयों से ये वादे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ और यहाँ रह भी रहे हैं सालों से। मुझे तो पूरा काला पैलेट याद हो गया, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, येलो। शायद रंग पे इनका समझौता नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये बसें खड़ी हुई हैं, चलने को तैयार है, कलर नहीं डिसाइड हो रहा, हमें पता कि रंग नहीं हमें पता कि क्या कलर हमने देना है। अच्छा, ये बसों की कुछ हालत आपके लिए हम जो सड़कों पे चल रही है ना ट्रांसपोर्ट, जो अब आम आवाम के लिए, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाले शहर के लिए जो अवामी सहूलियात मैसर हैं उसका हाल भी देखिए। ये चलती का नाम गाड़ी तो आपने सुना ही होगा, बस ये चीज, कोई गाना भी नहीं चलती का नाम गाड़ी, ये बस चल रही है चीज, तो हमने इसको बस कह दिया है। हालांकि बस भी रोती होगी कि प्लीज इसको बस ना कहो। हाँ, बात यही है कि वफाक हो, सूबाई हुकूमत हो या शहरी हुकूमत हो, कराची के लोगों को ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों में दे रखा है, जो बसों के नाम पर न जाने क्या चला रहे हैं। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि कम से कम से ग्रीन लाइन बस सर्विस को ही मुकम्मल कर लें, ताकि शहरियों की मैं कह रहा हूँ कुछ मुश्किलात कम क्या हो, ये मुश्किलात कम होने का सफ़र शुरू तो हो। ये जो ग्रीन लाइन है इस पर अच्छा खासा काम हो गया है, इसको हाँ इस पर अच्छा खासा काम हो गया है, इसको अब मुकम्मल हो ही जाना चाहिए, क्योंकि कितने साल हो गए अब इसको भी, लेकिन एग्जैक्टली कितना काम रहता है और जिसको कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या इसमें सिर्फ सिंध हुकूमत ने जो बसें प्रोवाइड करनी थी सिर्फ वही रह गई हैं? तो फिर तो वाकई उन्हें शर्म आनी चाहिए, या फिर और भी कुछ मसाइल हैं, ये हमें बताएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं खबर खान। जी, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का आगाज़ हो गया। पेशावर में BRT मंसूबा भी लोगों को मिल गया। नहीं मिला तो कराची के वासियों को ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का तोहफा, जो कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका ऐलान करता था, वो आज तक जो है वफा नहीं हो सका है। मैं इस वक्त आपको ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट है वहाँ से अपडेट कर रहा हूँ। ये वो मकाम है जहाँ से ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है मुश्तरका तौर पर आवाम को जो है यहाँ से सफरी सहूलत फराम करनी थी। सुरजानी टाउन से ये ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जो कि नुमाइश चौरंगी तक जो है जाना था, ताकि लोग बासानी जो है अपने घरों से निकलें और अपनी अपनी मंजिलों तक बासानी एयर कंडीशन बसों में सफ़र कर सकें। लेकिन ये ख्वाब जो है अभी तक कराची वालों का वो ख्वाब ही रह गया है। ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट जो इंतज़ामी तौर पर कहा जा रहा है कि जी जो ऑन ग्राउंड है वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है जो ग्रीन लाइन के जो स्टॉप्स हैं वो नहीं बनाए गए हैं मुकम्मल तौर पर। इसी तरह जो ऑरेंज लाइन है, जो कि
औरंगी टाउन के लोगों को जो है यहाँ नाज़माबाद से और बोर्ड ऑफिस से आगे फिर शहर की जानिब लेके जाएगी, वो भी जो उस वक्त मुकम्मल तौर पर नहीं बन सका है, क्योंकि ना ही वहाँ के स्टॉप्स बने हैं और ना ही वहाँ पर को जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुकम्मल नहीं किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 80% कहा जा रहा है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है इस ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का, लेकिन जो बसें हैं उसका कोई इल्म नहीं है। यही हाल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई थी वो कोरोना के बायस मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। तो इस वक्त कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, सिर्फ है तो या तो रक्षा है या फिर जो माजी में हमें काली पीली टैक्सी नज़र आती थी, काली टैक्सी मौजूद है जिसमें लोग सफ़र करने पर मजबूर हैं। जी वैसे खावर दैट इज थैंक यू सो मच, वेरी डिस्टर्बिंग कि जो हमें लग रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, कल मैं एक्चुअली गुजर रहा था, मुझे लग रहा था कुछ तो बन गया था लेकिन ट्रैक से मैं गुजरा, वही नॉर्थ नाज़माबाद वाली रोड जहाँ पे बड़े बड़े स्टेशंस बनाए गए हैं, और एक्चुअली अब ये सूरत हाल आ गई है, ये नौबत आ गई है कि जो स्ट्रक्चर बना था ना वो अब डिप्लीट होना शुरू हो गया, वो खराब होना शुरू हो गया, कचरे का ढेर बन गया, उसको जंग लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल मुझे ये समझ नहीं आती कि विद कचरा एवरीवेयर हियर इन कराची, व्हाई डू वी नीड अ न्यूअर प्लेस कि वहाँ भी ये भी अच्छा स्पॉट लग रहा हो, इधर भी कचरा डाल दें। तो आधा स्ट्रक्चर जो बना भी हुआ है ना, नाउ इट्स ओवर, वेरी सैड। और बाय द वे खावर ने हमें क्या वो ग्रीन रंग की बसें दिखाई, वो हैं एग्जिस्ट कर रही हैं आजकल के नहीं है बसें। और अगर तो कोई हमें देख रहा है, कोई डिसीजन मेकर जिनको ज़रा ज़्यादा इस बारे में नॉलेज है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव? जब एक चीज़ महीनों में एक दफ़ा आप दिखाएंगे कि वो देखो वो ग्रीन रंग की खड़ी है और उसके बाद सड़कों पे हम कभी नहीं देखेंगे, तो हम इस तरह इस फोरम पे बैठ के यही बातें करेंगे। और पता है क्या, अब मेरा ख्याल है अब डेडलाइन आ जानी चाहिए, हुकूमत को क्लियर कर देना चाहिए कि ग्रीन लाइन पर्टिकुलरली जो बस सर्विस है, ये क्या उनकी कोताही की वजह से नहीं चल पा रही है या फिर वफाक ने अभी तक मनसूबा मुकम्मल नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों की कोलैबोरेशन से ही हो सकता है। इसी पे बात करते हैं कराची के मसाइल पर। हाल ही में जमात इस्लामी ने कौमी सतह पर एक रेफरेंडम भी कराया जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट को कराची का एक प्रायोरिटी पे बहुत बड़ा मसला करार दिया है। तो जमात इस्लामी कराची के नाज़िम हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, कराची पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पेशावर या लाहौर की तरह BRT या ट्रेनें तो दूर की बात है, ढंग की बसें तक नहीं हैं। ऑनलाइन भी वैसे आई एम रियली सैड टू नो कि वो जो सर्विसेज शुरू हुई थी जहाँ लोग कोलैबोरेट करके जा रहे थे वो भी नहीं चल रही, कुछ वहाँ भी कुछ NOC वगैरह का पता नहीं क्या हुआ था या कोरोना ने ले डूबा वो बिजनेस भी। तो बताइएगा सर कि क्या कराची को ट्रांसपोर्ट के नए निज़ाम की ज़रूरत नहीं है या फिर बस ये आपको लगता है कि ये कराची वाले इतने ढीठ हो चुके हैं आप, क्योंकि इतने सालों से इन्हीं हालात में रह रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इनको क्या दें कुछ? देखें, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि लाहौर में मेट्रो बस चली, मेट्रो ट्रेन चली, अहले लाहौर को मुबारक हो। मुल्तान में मेट्रो बस बनी, इस्लामाबाद में मेट्रो बस बनी, इसी तरह पेशावर में BRT बनी, लेकिन सवाल तो यही है ना कि अहले कराची का कसूर क्या है? क्या इनका कसूर ये है कि इनका टैक्स एक तरफ होता है कराची के लोगों का और पूरे पाकिस्तान का टैक्स दूसरी तरफ होता है? क्या हमारा कसूर ये है कि हम 67% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं? क्या हमारा कसूर ये है कि 95% रेवेन्यू पूरे सूबा सिंध का कराची से अदा होता है? तो हमें किस जुर्म की सज़ा ये हुक्मरान तबका हमें दे रहा है? ये वफाकी हुकूमतें, ये सूबाई हुकूमतें, ये मकामी हुकूमतें कराची के इन मसलों को एड्रेस क्यों नहीं करती हैं? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म, ये सिर्फ कराची के साथ जुल्म नहीं है, ये मिनी पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर रहते, बसते, खाते, पीते और काम करते हैं, इसलिए ये जुल्म पूरे पाकिस्तान के साथ जुल्म है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वी एग्री विद यू। हाफिज़ साहब ये भी बताएं कि इस वक्त शहर जिस तरह ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों पर यरगमाल बना हुआ है, इसमें आपको कसूर किसका नज़र आता है? सूबाई हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का या किसी और का? देखें, जो लोग भी वफाकी हुकूमत में पिछले अरसे में मौजूद रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या MQM, जो तमाम वफाक और सूबों के अंदर मौजूद रही है, ये इन लोगों ने कराची के साथ जुल्म किया है। 11 महीने में कराची की मेट्रो बस बन सकती है, लेकिन नून लीग ने अपने 2 साल के अंदर ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, जो कि मेट्रो से भी एक छोटा प्रोजेक्ट था। और फिर जब उन्होंने नहीं की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 2.25 साल के अंदर भी कुछ नहीं किया, उसमें कोई काम में इजाफा भी नहीं कर सके ये लोग। तो ये कराची के साथ जुल्म क्यों करते हैं? इसी तरह हम ये देखते हैं कि ये जो हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी 12 साल से मुसलसल सूबे की हुकूमत में है। कराची के लिए हाल ये है कि इन्होंने 233 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ 3 अरब रुपए रखे हैं। तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि 650 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ 18 अरब रुपए कराची के लिए रखे हैं, और पिछले 2 साल में इन्होंने इतने इससे भी कम पैसे रखे थे, वो भी खर्च नहीं किए। तो इनकी तरजीह कराची के एतबार से यह है
कि आप कई महीनों के बाद जब शोर उठे तो आओ, एक पैकेज का ऐलान करो और यहाँ से चले जाओ। नहीं, वो हुआ भी था पैकेज का ऐलान, पता नहीं वो भी कहाँ गुम हो गया पैकेज। अब ये बताइएगा सर कि जमात इस्लामी ने बड़े रेफरेंडम कराए हैं, बड़ी वर्कशॉप्स कराई, तो तवक्को है कि ट्रांसपोर्ट के मसले का हल भी आपके पास होगा। क्या हाल है आपको लगता है, कब तक और कैसे कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो सकता है? देखें, हमने सिर्फ रेफरेंडम और जलसे जुलूस नहीं किए हैं। जब हमारे पास इतना सा इख्तियार था तो हमने कराची को सर्व किया है। नेमतुल्लाह खान साहब ग्रीन बस यहाँ पर लेकर आए थे और उसने बड़े पैमाने को लोगों को जो है वो सर्विस देना शुरू की थी। उनके जाने के बाद इसको बंद कर दिया गया। ये शहर कराची वो बदकिस्मत शहर है कि जिसकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी, और वो उस वक्त बंद हुई जब यहाँ पर MQM के वजीर ट्रांसपोर्ट मौजूद थे। नेमतुल्लाह खान साहब ने मास ट्रांजिट का वो प्रोग्राम दिया था जिसमें 3 कॉरिडोर जो अंडरग्राउंड भी और ओवर द ग्राउंड पूरा एक डिज़ाइन था, और वो सर्कुलर रेलवे से इंटरकनेक्टेड होने थे, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम था। और उसके लिए इन्होंने वर्किंग मुकम्मल की और चाइना की एक कंपनी से 40 साल की डेफर पेमेंट पर BOT सिस्टम के तहत ये पूरा सिस्टम जो है वो उसकी तैयारी कर ली थी। उन्होंने वहाँ से अप्रूवल्स भी ले लिए थे, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त की विफाकी हुकूमत ने और यहाँ पर MQM जो सूबे में मौजूद थी, इन लोगों ने जो है वो उसके रास्ते में रुकावटें डाली, इसको सोवरेन गारंटी नहीं मिल सकी और ये प्रोजेक्ट आगे। बड़ी दुख भरी दास्तानें हैं कराची शहर को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका, नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि व्हेन वी टॉक टू एनीबडी और जब हम कुछ सवाल करते हैं और जवाब मांगते हैं तो इतनी कन्फ्यूजन होती है और कुछ भी आगे से नहीं मिलता। सो वफाकी हुकूमत से हमारी अब ये दरख्वास्त है कि जो ग्रीन लाइन वाला मनसूबा है प्लीज़ आप इसे मुकम्मल करें। सिंध हुकूमत प्रेशर डालें कि वो बसें लेके आएँ और आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करें। दोनों का बस और आप बस वो क्या हुआ, वो जो अभी पैकेज का ऐलान हुआ था बारिशों के बाद, बड़े स्पेशल हमें कुछ मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज एज वेल। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये मेहमान हमारे स्पेशल एथलीट्स को जितना सराहा जाए कम है, और इसीलिए आज हमने एक स्पेशल सेशन रखा है इन स्पेशल गेस्ट्स के साथ। स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान की कोशिश है कि इन स्पेशल एथलीट्स को मॉडल बनाकर पेश किया जाए उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, जिनको ना शायद वो वसाइल भी नहीं हैं, और शायद उनके पास अगर वसाइल हों तो उनको अपने ऊपर इतना एतमाद ही नहीं है, उनको ट्रस्ट ही नहीं है अपनी एबिलिटीज़ पे कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। खास तौर पे जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद खेल के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े एबल्ड जो लोग होते हैं वो भी ये काम नहीं कर सकते। तो आज जी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में स्पेशल एथलीट्स को रिप्रेजेंट भी करती हैं, एम्बेसडर भी हैं फॉर स्पेशल एथलीट्स, और इनकी हौसला अफजाई के लिए भी सरवत किलानी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वैसे और उनके साथ सुपरस्टार अभी उनके साथ साथ भी मौजूद हैं। बड़े ही हमारे ये तो हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं, चैंपियन हैं जी फरा बोहरा, पहले भी आ चुकी हैं हमारे पास। साइकिलिंग गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन हैं माहम ज़हरा, पहले भी आ चुकी हैं, बड़ी हमने इनके साथ गप्पें लगाई थी। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसीब अब्बासी, जो कि ओलंपियन तो हैं ही लेकिन इसके साथ साथ किताबें भी लिख चुके हैं। मतलब कि ये लोग रुकते नहीं है कहीं ना, फिर बस एक चीज हो गई है तो अच्छा, बहुत एक चीज मिस कर गए, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो हम हसीब आपको जरूर मौका देंगे, लेकिन पहले ये लड़कियां हमारे साथ स्टूडियोज में बैठी हुई हैं तो हम जरा इनसे बात करते हैं। सरवत, वेलकम टू द शो। और माहम, फरा, कैसे हैं आप सब लोग? सरवत से पहले तो आएंगे, लेकिन आप जरा बताइए हमें। सरवत, समझना हमने ये है कि ये मतलब इतना जबरदस्त जाके परफॉर्म करते हैं। पहले भी ये सारे बच्चे हमारे पास आए थे, अब वी नो कि ये साल तो कोविड की नजर हो गया, तो इसमें इनकी ट्रेनिंग किस तरह चली और किस तरह आप लोग अभी भी रेडी हैं कि नेक्स्ट इवेंट वी आर देयर? एब्सोल्युटली हुमा, आई थिंक स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान किसी भी स्टेज पे रुकता नहीं है, और वो इसलिए नहीं बिकॉज देयर स्पिरिट्स आर सो अमेजिंग। एंड सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने कोशिश की कि हम इनकी ट्रेनिंग वेरियस सब्जेक्ट्स पे जारी रखें। तो उन ट्रेनिंग्स में थी लीडरशिप ट्रेनिंग थी, इनकी हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया की एक ट्रेनिंग थी, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट, हमें भी मिलनी चाहिए, बट दे आर टेकिंग द लीड। और फिर हेल्थ एंड फिटनेस की ट्रेनिंग थी और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की ट्रेनिंग थी। हेल्थ एंड फिटनेस में हम चाहते हैं कि ये हेल्थ मैसेंजर्स बने और पूरे पाकिस्तान में जाके नाम रोशन करें और बात करें न्यूट्रिशन पे, हेल्दी ईटिंग पे और हाइड्रेशन, कैसे हाइड्रेट, बिकॉज स्पोर्ट्स
पीपल के लिए, एथलीट्स के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी ज़रूरियात हैं जो हम सबको ज़रूरत है एक्चुअली करने के लिए, तो इनको तो फिर एज एन एम्बेसडर सामने आएंगे अल्टीमेटली। तो फिर वो नॉलेज जो है वो इम्पार्ट भी करनी है। बड़ी मजे की बातें हो रही थी माहम से पहले जब अभी, एंड यू हैड सम, मतलब कभी कभार हम इनकी उम्रें देखेंगे और हम बच्चों की तरह बात करेंगे, लेकिन ये बड़े हो चुके हैं और ये आगे से हमें सिखा रहे होते हैं। तो माहम कैसा रहा ये साल, और क्या ये सारी सरबत बात कर रही है, ये ट्रेनिंग, लीडरशिप, मतलब इसमें क्या होता है? बेसिकली अभी हमने जो हेल्थ मैसेंजर की जो ट्रेनिंग की थी तो उसमें न्यूट्रिशन था, हाइड्रेशन था, और हमारा जो है वो सोशल मीडिया था कि बाज़ बच्चे होते हैं उनको नहीं पता कि क्या है सोशल मीडिया, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत से बड़ों को भी नहीं पता। तो हमने वो सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेनिंग की, और फिर हम आगे जो है वो हमारे जो एथलीट्स हैं, जो बाकी बच्चे हैं, तो हम उनको फिर आगे ट्रेन। तो ये कोविड-19 के डेज़ में सारा कुछ सिलसिला चलता रहा, तो इसका मतलब है कम बोर हुए होंगे, क्योंकि बाकी दुनिया में तो हम समय बहुत बोर हुए। फराह, आप बताइएगा कि आप को भी आई एम श्योर ट्रेनिंग मिली होगी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस ट्रेनिंग में रहा, और ये कोरोना में जो लॉकडाउन था जब सब बंद था तो आप क्या करती थी घर पे? साइकिल, पूरी दुनिया साइकिल चला रही थी। ये स्विमिंग है, लेकिन साइकिल चलाई आपने फिर उन दिनों में? नहीं चलाई। क्या किया फिर? Farah is our teacher at KDSP. She has her own website. I mean, Farah की जितनी बहुत सारी चीजें हैं वो Farah बताएं हमें। Sure, okay. जैसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, घर में बैठ के हमने बोर किया और लॉकडाउन की वजह से हमने सारी दुनिया बंद हो गई है। क्यों बंद हो गया है? क्यों तरह कि हम स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान में हमने ये सिखाया कि जो मीटिंग हुई थी और जो मीटिंग के बाद जो है हमने मास्क किया, एक दूसरे को हैंडशेक नहीं करनी था ताकि हमको इनको जरासीम ना हो, हम बीमार हो, इनको बीमार हो, ये नहीं था कि हम दूर से बात करें, हैंडशेक नहीं हो और करीब हक भी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि ये सबसे पहले लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। क्यों? इसलिए कि हमारी जो दुनिया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बंद हो गया है। बिल्कुल। ये आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि ये जो हम रोज़ शो का आजकल सरबत में आपको बताऊँ आगाज़ करते हैं, लोगों को याद दिलाते हुए कि अभी भी मास्क पहनो भाई, अभी भी सैनिटाइज करो, ये इतना फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, एक दूसरे के साथ ना जुड़ो। इट इज सो गुड व्हेन इट शायद हमारी बात तो ना समझ आ रही हो, लेकिन फराह की बात तो आपको समझ जानी चाहिए। और चैंपियंस से जो बात आती है तो वो अच्छा, इस्लामाबाद में हमारा वेट कर रहे हैं हसीब अब्बासी। हसीब, आप बताइए कि आपकी क्या मसरूफियात रही, और ये लीडरशिप है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, सोशल मीडिया है, इन सब एक्टिविटीज में से आपका इंटरेस्ट ज्यादातर कहाँ रहा? मुझे स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान में अच्छा लगा, तो इट हैज़ चेंज माय लाइफ। और फिर मैं आपसे कहना चाहता था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, एंड आई एम थैंकफुल टू माय लीडर्स, टू मिस रौनक लगानी, always encourages everyone, be honest, be good and do your best. And I'm thankful to Sir Mahfouz Ilai that he has supported me. जबरदस्त। आपको पता है हसीब, पिछले जो अभी हमारे ओलंपिक्स हुए थे अबू धाबी में, प्रिंस के साथ सिर्फ 2 एथलीट्स थे 195 कंट्रीज में जो स्पीच दे रहे थे, उनमें से एक पाकिस्तान के हसीब थे जो प्रिंस के साथ खड़े हुए ये स्पीच दे रहे थे। सो ही इज़ बिन अमेजिंग। फराह वरा वाज आवर टॉर्च बेरर अमंग्स 195 कंट्रीज व्हेन शी पार्टिसिपेटेड एंड व्हेन शी वन द गोल्ड मेडल। और माहम जो हैं वो पहले ट्रेन खुद हो रही थी और अब वो दूसरों को खुद ट्रेन कर रही हैं। ट्रेनर हो गई हैं। एक बात जरूर पूछना चाहते हैं, जब हम ये स्पेशल दोस्तों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, वो जो कह रहे थे ना हसीब अभी भी, that our mentors teach us how to be honest. Yes. कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारी अपनी पर्सनालिटीज, हमारी रोजमर्रा के जो अपने आप को लोग नॉर्मल समझते हैं ना, उनकी जिंदगी से निकलते जा रहे हैं। जी। तो सरवत, when you get to spend time with these children and these people, क्या सीखता है इंसान इनके साथ टाइम गुजारना कितना ज़रूरी है, मुझे बताएं।
यू नो आई थिंक हर फैमिली को इस बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप को बताना बहुत ज़रूरी है अपने मेन स्ट्रीम बच्चों को कि स्पेशल बच्चे होते क्या हैं और उनके साथ डील कैसे करना है। आप यकीन करें मैंने अपनी 18 साल के करियर में कितना सीखते हैं? इतना नहीं सीखा जितना इतने 5 साल में एज आई बीन देयर एम्बेसडर सिंस 5 years मैंने सीखा है। दे डोंट गिव अप। इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है और जो एबिलिटी है टू फाइट द ऑड्स इज अनबिलीवेबल। दे आर लाइक सुपर हीरोज। आप यकीन करें ये गिरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मैं अब फिर भागूंगा, फिर गिरेंगे फिर खड़े होंगे, कहेंगे अब मैं जीतूंगा। सो ये एबिलिटी जो है ये हम में आप में नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के जितने भी एथलीट्स जाते हैं कौन 65 मेडल्स लेकर आया पूरे पाकिस्तान। एंड यू नो द आइडिया ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इज दैट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स हो। सो थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स ये जिंदगियां बदलना चाहते हैं एंड द एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स जो बुलिंग होती थी, माम वाज बुलीड अ लिटिल इन स्कूल, अब माम जो है वो कहती है मेरे सामने आओ, कौन है स्टार? मैं स्टार हूँ। और एक्चुअली वो स्टार है। अच्छा माम से अभी हम ब्रेक में पहले जब बात कर भी रहे थे, एक तो वो मेडल्स जिनका वो जिक्र कर रही हैं आधे तो इधर पहने हुए हैं लड़कियों ने, दिखाएं मेडल्स उठा के जरूर दिखा दें। वी आर ऑलवेज वेरी इम्प्रेस्ड। आप भी दिखाओ फारा, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी आई थी तो हमारा बड़ा दिल चाह रहा था कि हम भी जरा कुछ, आज तक हमें मेडल कोई नहीं मिला तो इनको देख के खुशी हो रही थी। लेकिन आई एम वेरी क्यूरियस इन नोइंग, माम पहले आप मेंटल हेल्थ की बात कर रही थी, मतलब बड़े बड़े लोगों को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही थी आप, जरा दोबारा बताएं। सो आफ्टर कमिंग बैक फॉर वर्ल्ड गेम्स मैं जो है वो वहाँ गई थी सिंगापुर, और मैंने वहाँ जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, मैंने और मेरी टीम ने। और हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, और हम जो है वो बुलिंग और आइसोलेशन को एड्रेस कर रहे हैं। सो हमारा जो है वो बेसिक टॉपिक है वी हैव टू रिमूव मेंटल हेल्थ स्टिग्मा फ्रॉम आवर सोसाइटी। और हमारी जो ग्रांट है वो हम ग्रांट लेकर आए हैं वहाँ से, और अभी हमें जो है वो स्टिग्मा जो है वो स्टिग्मा अटैच मेंटल हेल्थ का वो हमें रिमूव करना है अपनी सोसाइटी से। और अभी हम सोशल मीडिया पे जो है वो डिफरेंट जो है वो सोशल मीडिया पे हम अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं। मुझे खुशी ये है कि बच्चे को पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मैं इस पे ऐड करना चाहूँगी। सिंगापुर में एक कंपटीशन हुआ था प्रेजेंटेशंस का ऑन मेंटल हेल्थ स्टिग्मा एंड ऑल ऑफ दैट बुलिंग। उसमें 30 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। उसमें माहम एंड इनकी यूनिफाइड पार्टनर होती हैं इरज, जो मेन स्ट्रीम स्कूल से आते हैं। एक स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं और एक मेन स्ट्रीम। सो टुगेदर दे आर यूनिफाइड एज अ टीम, और इन्होंने इन दोज 30 कंट्रीज़ इन्होंने टॉप प्रेजेंटेशन के मार्क्स जीते और तभी इनको ये ग्रांट मिला है। अच्छा माहम से मिलके तो आई हैव नो डाउट्स कि ये डेफिनेटली टॉप ही आपने किया होगा, क्योंकि इतना अच्छा आप क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी बड़े इंस्पायरिंग हैं। बिजनेसमैन भी है, तो मुझे भी पता चला ये बताइए क्या चल रहा है बिजनेस किस चीज का? मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप भाई। जी हसीब आपसे पूछ रहे हैं बिजनेस किस चीज का हो रहा है? मैं THA इस्लामाबाद में रहता हूँ और अपने THA मैनेजर में मैंने स्क्वीजी जूस बार अपने ओपनिंग से स्टार्ट किए थे 6 मार्च में। वंडरफुल। और मुझे पता है कि स्क्वीजी में क्या होता है। स्क्वीजी इज द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा ये तो हमें भी नहीं पता। ये नहीं पता था ना आपको, अब हसीब ने बता दिया। बड़ी चीजें हम and he has a stall and it's growing and people are loving it and now he's become a businessman. So that's the idea. Special Olympics wants के हम इन बच्चों को इंडिपेंडेंट करें ताकि ये अपनी सेल्फ ग्रोथ और अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकें। तो फराह यू टीच एज वेल, आप ये बताइएगा कि आप जब कोई बच्चा डिफिकल्ट भी आ जाता है ना कभी कभी टीचर के लिए, तो उनको कैसे हैंडल करती हैं? ये तो आपने सही बोला, लेकिन ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो बच्चे जो है ना बहुत छोटे बच्चे हैं, ना समझ है। हम टीचर हैं तो टीचर को ज़्यादा मतलब टीचर को ज़्यादा बताना होना चाहिए कि बच्चों को क्या करते हैं। तो बच्चे ये करते हैं कि कुछ ना गड़बड़ कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई पॉइंटर कर रहे हैं, कोई मतलब टच किया यहाँ पे, यहाँ इधर टच किया, कहते नो मैटर, ये बच्चे का
नुकसान देता है। इसलिए हम बच्चे के लिए मतलब कि बच्चे के लिए ना वो करते हैं कि टच नहीं करना, कि देखिए बच्चे होते हैं बीमार पड़ जाता है। शिकायत क्यों है कि बच्चे की बीमार ना हो, खांसी नहीं हो, नजला नहीं हो, बुखार भी नहीं हो, सर में पेन नहीं हो। ये ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को ये बताते हैं कि जैसे कि आप ऐसा ना करें कि बच्चों को पुश मार रहे हैं या धक्का दे रहे हैं। ये बच्चे धक्का दे रहे हैं किसी तरह के, ये बच्चे समझदार नहीं हैं। हम समझदार है किसी तरह बड़े के बच्चे आप बैठ जाइए, जो जबरदस्त बात है, आगे जाके बैठ जाइए। इतनी खूबसूरत बात फरा ने की, क्योंकि ये आप खुद एहसास होगा आपको तो आगे आप इम्पार्ट करेंगे ना। और एंड बड़ों को ये चीज़ों का एहसास नहीं होता। और ये देखें, मैं तो खैर इनको बच्चे भी नहीं कहूँगी क्योंकि दे आर चैंपियंस, हम क्यों इनको बच्चे कहें। बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग हियर अगेन। बहुत ही मजा आता है आप लोगों से बात करके। थैंक यू हसीब, थैंक यू सरवत, यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो जी ये इंस्पिरेशन जो है ये हम आपको देना चाहते हैं कि ये आप हम लोग कितने बहाने बनाते हैं कितनी चीज़ें करने के, कोई अच्छी तरबियत देने के भी हम बहाने बना देते हैं कि जी टाइम नहीं है, कौन किससे बात करे। दिस इज़ द इंस्पिरेशन। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि हुकूमत पाकिस्तान स्ट्रीमिंग वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की अपनी होगी, हाँ ऑफ कोर्स। और फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था अब्दुल्ला, और ट्वीट में बताया कि टेक्नोलॉजी का काम मुकम्मल हो चुका है और हमने पेमरा से कहा है कि वो मवाद से मुतालिक हिदायत तैयार कर लें। ये मुश्किल काम हो सकता है वैसे फवाद चौधरी। एनीवे जी, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के ट्वीट के बाद शोबिस से वाबस्ता शख्सियात के इस इक़दाम को सराहा गया है और अदाकार हुमायूं सईद ने कहा है कि इससे कई बासलाहियत अफराद को रोज़गार के नए मौके मुयसर होंगे होपफुली, और इससे पाकिस्तान को आलमी शायकीन तक पहुँचने में मदद भी मिलेगी। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की हम क्या बात करें, जिस तरह नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, दीगर हैं, तो उसी तरह ये भी होगा। का हम अपना एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं। इसका नाम है OTT। अच्छा, ओवर द टॉप। नहीं, ये कुछ डिसऑर्डर सा साउंड कर रहा था। OTT इज अब पता नहीं एग्जैक्टली इसकी क्या एग्जैक्ट एब्रिविएशन है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अदाकारा हरीम फारूक ने भी फवाद चौधरी के इस इक़दाम को सराहा। गुलकार अहमद जहाज़ेब ने भी इस फैसले को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम करार दिया है। लेकिन अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने सवाल उठाया कि कोई और मवाद से मुतालिक हिदायत तैयार कर सकता है। ये ना भूलें कि पैमरा ने उडारी ड्रामे में गैर अखलाकी मवाद दिखाने पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया था। सो ये हमने भी सवाल उठाया था, हमने भी पहली चीज़ ये उठाई थी कि व्हाट डू यू मीन बाय कि पैमरा हिदायत तैयार कर रहा है, आई गेस। और ये जो बाय द वे ये जो उस्मान खालिद भट्ट ने उडारी ड्रामे की बात की है, वो चाइल्ड अब्यूज़ पे ड्रामा था और एक बेहतरीन ड्रामा था, बेहतरीन तरीके से सब कुछ दिखाया गया और एक्सप्लेन किया गया। केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड विजुअल्स, और उसी को अगर शो कॉज नोटिस मिल गया था तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि इस OTT पे क्या होगा। अच्छा जी, अब एक ज़माने में आपको याद है, एक अभी आगे बढ़ेंगे, एक गुलकार होते थे हैं बिलाल खान। का क्या मतलब है? ही इज वेरी मच देयर। अभी गाने गाते हैं? नहीं गाते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बिलाल खान एक नए गाने के टीज़र के साथ आए हैं। होपफुली ये जो इनका आइकॉनिक गाना है बचाना, उससे कुछ मुख्तलिफ साउंड करेगा। ये मुकम्मल गाना 28 अक्टूबर को सामने आएगा, लेकिन टीज़र जो है पहले टीज तो है ना थोड़े से। अच्छा, इसमें तो वो हमारे सोशल मीडिया स्टार हैं ज़ैद अली और उनकी बेगम नज़र आ रही थी हमें गालिबन वीडियो में। तो बिलाल भी क्या कनाडा में होते हैं? क्योंकि ये सारे बच्चे तो कनाडा में जाके कंटेंट बनाते हैं पाकिस्तान। बिलाल भी कनाडा में होते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा चलें जी, ये है गाना और ये टीजर हो गया, तो लिहाजा इन तीनों में से जिसके भी जो फैंस हैं वो ये ज़रूर गाना देखें। नहीं, आई एम श्योर इनके बहुत फैंस हैं। और ये बताइएगा, बताना था हमने आपको कि वो OTT को एक्चुअली ओवर द टॉप मीडिया सर्विस ही नाम है उसका। When I say something, इस पे ये वाला एक्शन है, मतलब मैंने बता दिया था ना आपको भी पूरी चेकिंग करानी होती है। इंशाल्लाह सी टुमारो। प्लीज एहतियात करें, मास्क पहने, बाहर निकलें तो हाथ साफ रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट वीक।